असलियत में देश की सत्ता में वही लोग आए थे जो मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम थे। इसलिए उनका लिया हुआ प्रत्येक निर्णय इंग्लैंड की रानी के पक्ष में ही हुआ। उन नेताओं ने भारतीयता को कभी समझा ही नहीं और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सभी व्यवस्थाओं को जैसे का तैसे रहने दिया। उन व्यवस्थाओं के ही चलते रहने से 1947 के बाद से यह देश और तेजी से टूटने लगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और परंपरा हाशिए पर आ गई। समाज में पूरी तरह अशांति फैल गई। लोग 2 जून की रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार होने लगे। समाज में हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। न्याय, चिकित्सा, शिक्षा सबका औद्योगिकरण हो गया। किसान आत्महत्या करने लगे, व्यापारी अपना काम छोड़ने लगे, लोग गांव छोड़कर शहरों में आने लगे। हवा में जहर घुल गया, पानी दूषित हो गया, भोजन खाने लायक नहीं बचा। नशे में धुत देश का युवा कोई कर्म करने लायक नहीं बचा। 1-2 नेता को अगर अपवाद के रूप में छोड़ भी दिया जाए तो 1947 के बाद देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जिसने अंग्रेजों की इस आर्थिक और मानसिक गुलामी से देश को बचाने का प्रयास किया हो। वर्तमान की बात करें तो देश में लोग इस व्यवस्था से इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि बस जैसे किसी एक चिंगारी की ही प्रतीक्षा में हो। इसी अवस्था को वो एजेंट तीसरा चरण यानी कि क्राइसिस बोल रहा है। इस चरण को चलते हुए अब काफी समय हो गया है और जनता विद्रोह ना कर दे, इसलिए कई सालों से इस देश में बन रही सरकारें लोगों को इस भ्रम में डालने के प्रयास में लगी हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। यही आ जाता है चौथा और आखिरी चरण, जिसे एजेंट ने नॉर्मलाइजेशन बताया। आज मीडिया का इस्तेमाल करके सत्ता लोगों को यह बताने में लगी हुई है कि कैसे वो पिछली सरकार से बेहतर है और वो देश को आगे लेकर जा रही है, जबकि सच तो ये है कि चाहे देश में किसी की भी सरकार आ जाए या किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, देश को तो गुलाम ही चलाएंगे और गुलाम अपने मालिक को खुश करने के लिए वो सब काम करेंगे जो मालिक के हित में हो। और सचमुच में 1947 के बाद इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कभी संगठनात्मक और एक व्यवस्थित लड़ाई लड़ी भी नहीं गई, क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते, वह व्यवस्था में संशोधन की बात पर ही अटके रहते हैं। ऐसे मानसिक रूप से गुलाम, उदासीन, वीर्यहीन और बटे हुए समाज के पास जब आजाद हो जाने के सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, तब इस पुण्य भूमि पर एक वीर सपूत ने जन्म लिया जिसका नाम था राजीव दीक्षित।